हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। हमारा आपका सबका डीएनए अलग है और इस डीएनए को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे डीएनए में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। इतने बेस पेयर्स को एक साथ कंपेयर करके पहचानना कि हमारा अलग है आपका अलग है, ये कैसे कर पाते हैं, इसके क्या मेथड्स होते हैं, इसको हम सीख रहे होंगे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। दो इंडिविजुअल्स हैं, मान लो एक रोहित है, रोहित को आर से लिख दिया, और दूसरा मोहित है। दोनों के बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उन सब के अंदर जो डीएनए होता है वो लगभग सेम होगा। यानी इसके हाथ का डीएनए, इसके पैर के सेल के डीएनए, हर जगह का डीएनए सिमिलर होगा। वैसे ही मोहित के हाथ का डीएनए, मोहित के पैर का डीएनए सेम होगा। मतलब इनके बॉडी में जो भी सेल्स पाई जाएंगी, हर सेल्स के अंदर जो भी डीएनए होगा वो सेम होगा। लेकिन रोहित का डीएनए मोहित के डीएनए से अलग होता है। अब ये कितना अलग होता है? ये जो डिफरेंस है रोहित और मोहित के डीएनए में, जो डिफरेंस है वो केवल और केवल 0.1% का होता है। और इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि रोहित और मोहित का डीएनए 99.9% तो सिमिलर होगा। यानी दो लोगों के बीच जो डीएनए का डिफरेंस है वो केवल 0.1% होता है, बाकी डीएनए सिमिलर होता है। तो डीएनए में ये जो डिफरेंस है किस में आता है, तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि डीएनए किससे बना हुआ रहता है। हम जानते हैं डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। मतलब डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड से रिपीट करते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर? अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ इतने न्यूक्लियोटाइड्स के जगह हम बेस पेयर कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयरिंग करते हैं। अब इतने में से 0.1% केवल डिफरेंट है, बाकी सेम है। तो इसका 0.1% निकाल लेते हैं। और आप 0.1% अगर इसका निकालते हो तो आप ये देख पा रहे हो कि 3 × 10⁶ बेस पेयर दो लोगों के बीच में डिफरेंट होते हैं। तो ये कहना तो बहुत आसान लगता है कि ठीक है 0.1% ही तो डिफरेंट है, लेकिन जब हम टोटल बेस पेयर्स का 0.1% निकालते हैं तो हम देखते हैं 3 × 10⁶ बेस पेयर डिफरेंट होते हैं। मतलब बहुत बड़ा नंबर है जो दो लोगों के बीच में डिफरेंट होता है। डीएनए को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जैसे हमारे फिंगरप्रिंट, थंब इंप्रेशंस एक दूसरे से अलग होते हैं, वेरी करते हैं, वैसे ही हमारा डीएनए भी एक दूसरे से वेरी करता है। तो जैसे हम फिंगरप्रिंटिंग के अकॉर्डिंग एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि ये दो अलग लोग हैं, वैसे डीएनए के अकॉर्डिंग भी हम ये बता सकते हैं कि दो अलग लोग हैं। तो थंब के अकॉर्डिंग पहचानने में थंब प्रिंटिंग को कंपेयर करना होता है। सिमिलरली डीएनए के अकॉर्डिंग पहचानने के लिए दो लोगों के डीएनए को कंपेयर करना होगा। अब दो लोगों के डीएनए को कंपेयर करने के लिए हम जानते हैं कितने बेसेस को कंपेयर करना होगा, 3 × 10⁶ बेस पेयर्स को कंपेयर करना होगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is a very quick way to compare the DNA sequence of any two individuals। और हम ये बता पा रहे हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये बहुत क्विक यानी बहुत फास्ट तरीका है दो लोगों के डीएनए को कंपेयर करके बताने का कि दोनों लोगों के डीएनए अलग अलग हैं। लेकिन कंपेयर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर को करना है? 3 × 10⁶ बेस पेयर को कंपेयर करना है। और इतने बेस पेयर्स को कंपेयर करने के बाद हम जल्दी से ये बता सकते हैं कि दो लोगों के डीएनए अलग अलग होते हैं। तो ये कंपेरिजन कैसे करते हैं, इसी को हम सीखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। चलिए समझते हैं। As stated in the preceding sections, 99.9% of base sequence among humans is the same. Assuming human genome as 3 × 10⁹ base pairs, in how many base sequences would there be differences? It is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance। और इसी डिफरेंस की वजह से ही सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। मतलब मोहित और रोहित दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं इन केवल 0.1% डीएनए के डिफरेंस की वजह से ही। इफ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, सिक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी डाउटिंग एन एक्सपेंसिव टास्क। इसके लिए अगर हम पूरे डीएनए को सीक्वेंस करके कंपेयर करेंगे, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया था, तो 13 साल लग जाएंगे दो लोगों के डीएनए को कंपेयर करने में। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये क्विक मेथड है, तुरंत हो जाता है। तो किसको कंपेयर करते हैं? हम चाहते हैं कि हम केवल और केवल
0.1% जो डिफरेंस है उसी को कंपेयर कर रहे हो, जो 99% सेम है उसको कंपेयर ना करें, तो हम जल्दी से ये जान पाएंगे कि अच्छा ठीक है, इन दोनों का डीएनए अलग अलग है कि दोनों का डीएनए सेम है। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर 2 सेट्स ऑफ 3 × 10⁶ बेस पेयर्स। कितनों को कंपेयर करना है? अगर 0.1% डिफरेंस को कंपेयर करना है तो 3 × 10⁶ बेस पेयर्स को कंपेयर करना होगा। लेकिन इस प्रोसेस को हम जल्दी कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं इसको समझते हैं। या हम पूरे डीएनए को, दो लोगों के कंप्लीट डीएनए को कंपेयर ना करके किन सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, कहाँ पर ये 0.1% डीएनए के डिफरेंस मिलते हैं और हम उन्हीं को फिर कंपेयर कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं समझते हैं इसको, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के रीडिंग पे आते हैं। ये ह्यूमन का डीएनए है जो हम सभी जानते हैं 2.2 मीटर लंबा होता है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डीएनए का कुछ पार्ट जीन होता है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखें तो जाके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वीडियो देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो इस डीएनए के कुछ सेगमेंट जीन होते हैं। जीन हम उनको कहते हैं जो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जीन है और ये एमआरएनए मान लो बना रहा है, ये भी जीन है, यहां भी जीन है। ऐसे कुल हमारे एक डीएनए के अंदर कितने जीन होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 30,000। यानी हमारे एक डीएनए में 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। अगर इस डीएनए में सभी जीन को एक पास हम लिखने लगे, सभी जीन को इकट्ठा कर देते हैं। ये वाला जीन था, इसको भी उठा के यहीं रख दिया, इस वाले जीन को भी उठा के यहां रख दिया, इस वाले जीन को भी उठा के यहां रख दिया। मतलब क्या है कि 30,000 जीन को उठा के एक लोकेशन पे अगर रख दें तो ये इतना पोर्शन जीन होगा और ये कितना होगा? 30,000 जीन के बराबर, और बाकी पोर्शन जीन नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंसेस है, जो जीन है, ये पूरे डीएनए का कितना परसेंट होता है? लेस देन 2% होता है। और जो बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला जो जीन नहीं है, ये ग्रेटर देन 98% होता है, जिसको हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखा है। तो मतलब क्या है कि डीएनए का 98% से ज्यादा पार्ट किसी भी प्रोटीन, एंजाइम या एमआरएनए को कोड नहीं कर रहा होता है। मतलब 98% पार्ट नॉन कोडिंग होता है, किसी काम का नहीं है ये। तो इतना ज्यादा पोर्शन हमारे डीएनए के अंदर क्यों है, अभी मैं बताता हूं आपको। और केवल लेस देन 2% पार्ट कोडिंग होता है। अब इस कोडिंग का मतलब क्या है कि जो एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बना सकता है। तो हमारे काम का कितना पोर्शन है? लेस देन 2%। और बिना काम वाला पोर्शन कितना है? 98% से ज्यादा। तो हमारे सेल में हमें पता है, हमारा सेल, हमारा डीएनए सब कुछ इवोल्यूशन में बना है। अगला टॉपिक हम इवोल्यूशन ही देखने वाले हैं। तो इवोल्यूशन में हमारी सेल इतना ज्यादा पोर्शन, 98% से ज्यादा पोर्शन नॉन कोडिंग क्यों बनाती है? वो इसलिए है ताकि आपके डीएनए में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, बदलाव हो जाए, तो आपके जीन में कोई चेंज ना आए, वो खराबी आने के ज़्यादा चांसेस किस में हो? नॉन कोडिंग पार्ट में हो। और अगर नॉन कोडिंग पार्ट खराब होगा तो आप में कोई बदलाव नहीं दिखेंगे, आप में कोई डिजीज नहीं होगा और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इसके अलावा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके जीन के पास है, और जीन अगर खराब नहीं होंगे तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी में अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो पाएगी और जिससे इवोल्यूशन अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि मैक्सिमम पार्ट को नॉन कोडिंग बना दिया जाए। तो ये जो मैक्सिमम पार्ट होता है हमारे डीएनए का, कितना मैक्सिमम? 98% से ज्यादा पार्ट नॉन कोडिंग होता है और केवल लेस देन 2% पार्ट कोडिंग होता है। इतना समझने के बाद हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कि ये जो 0.1% डिफरेंस है दो लोगों में, ये 0.1% डिफरेंस किस में देखने को मिलता है? इस कोडिंग पार्ट में कि नॉन कोडिंग पार्ट में? अगर इसको हम सीख लेते हैं तो एनसीईआरटी की रीडिंग फिर आसान हो जाती है। ये जो 0.1% का डिफरेंस है डीएनए के बीच में, वो इस नॉन कोडिंग पार्ट में मिलता है। मतलब
ये जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है इसी में 0.1% डिफरेंस पाए जाते हैं दो लोगों के बीच में। कोडिंग पार्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है नॉन कोडिंग पोर्शन में होता है। ये डिफरेंसेस कैसे होते हैं इनको समझते हैं। ये जो नॉन कोडिंग पोर्शन है इसी में 0.1% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस कैसे होते हैं, यहां पे मान लीजिए एक सीक्वेंस है ATGC, तो किसी किसी इंडिविजुअल में जैसे मोहित में मान लो ATGC 50 बार रिपीट हो रहा है, तो यही ATGC का जो रिपीटिशन है ये रोहित का कोडिंग पार्ट है, ये मोहित है, ये रोहित है। तो जो ATGC का रिपीटिशन है, ATGC कॉमन हो जाएगा दोनों में। किसमें होगा ये ATGC का सीक्वेंस, नॉन कोडिंग वाले पोर्शन में होगा। तो ये रोहित के अंदर ATGC का जो रिपीटिशन है ये मान लो 100 बार होगा। तो मतलब क्या है कि जो मेन अंतर है वो रिपीटेटिव सीक्वेंस का है। ATGC सीक्वेंस दोनों में सेम, ये मोहित में 50 बार कर रहा है तो रोहित में 100 बार ये सीक्वेंस रिपीट कर रहा है। तो हमें कंपेयर करना है दो लोगों के DNA को, तो हम केवल और केवल रिपीटेटिव DNA के सीक्वेंस को कंपेयर कर लेते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे मान लो एक क्राइम सीन पे सेल मिली है, उस सेल के अंदर जो DNA है उसमें ATGC 50 बार रिपीट हो रहा है और हमारे जो सस्पेक्ट हैं जिन पे हमें डाउट है वो मोहित और रोहित है। तो आप इनको कंपेयर करके इजीली बता सकते हो कि किसके सेल में कितनी बार रिपीटेशंस हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 50 टाइम्स रिपीटेशंस किसके सेल में है, मोहित के। यानी हो ना हो क्राइम सीन पे जो सेल है या जो क्रिमिनल है वो कौन है, मोहित, ना कि रोहित। तो हमें किसको कंपेयर करना है, केवल और केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस को। इसके लिए हमें रिपीटेटिव सीक्वेंस को पहले फाइंड आउट करना होगा, ढूंढना होगा कि ये रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसे हमें मिलेंगे। फिर तो काम आसान है, रिपीटेटिव सीक्वेंस मिल गए, रिपीटेटिव सीक्वेंस को कंपेयर कर लेंगे और फिर हम दो लोगों के DNA को इजीली कंपेयर कर पाते हैं। और इस तरीके से कहते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक मेथड है, फास्ट मेथड है दो लोगों के DNA को कंपेयर करके डिफरेंट बताने का। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस कहाँ मिलते हैं समझते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है बेटा ये नॉन कोडिंग पोर्शन में ही होते हैं। ये जो नॉन कोडिंग पोर्शन है जो कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, कोई mRNA नहीं बनाता है, इसी पोर्शन में रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। तो इनको पाते कैसे हैं, सबसे पहले इस DNA को एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज RE, इससे कट कर लेते हैं। अब जब कट करोगे तो इसी DNA के फ्रेगमेंट बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। ये DNA टुकड़े टुकड़े हो गया। अब टुकड़े टुकड़े DNA में कुछ DNA बड़े होंगे और कुछ DNA छोटे होंगे। इन DNAs को एक टेस्ट ट्यूब में भर लेते हैं। अब बताओ जो बड़ा DNA होगा वो नीचे होगा और जो छोटा DNA होगा ऊपर होगा। एक्चुअल में जो रिपीटेटिव सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है ये छोटे DNA में मिलता है। यानी ये जो माइनर सैटेलाइट्स होंगी, चूंकि जब इनका हम पीक बनाते हैं कि कौन DNA कितना है तो ये सैटेलाइट लाइक ग्राफ बनता है। तो ये जो छोटे DNA होते हैं ये एक्चुअल में माइनर सैटेलाइट्स बनाते हैं, सैटेलाइट जैसे ग्राफ बनाते हैं। कुल मिला जुला के जो रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं वो इन छोटे छोटे DNA के फ्रेगमेंट में मिलते हैं। तो हमें दो लोगों के DNA को कंपेयर करना है, मतलब दो लोगों के DNA के इन छोटे फ्रेगमेंट्स को कंपेयर करना है और दो लोगों के DNA के इन छोटे फ्रेगमेंट्स में रिपीटेटिव सीक्वेंस हमको पता चल जाएंगे, क्योंकि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं इन छोटे फ्रेगमेंट्स में ही होंगे। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस 50 बार है वो इसी छोटे फ्रेगमेंट में मिलेंगे। तो क्या करना है, दो लोगों का DNA लो, RE से कट करो और RE से कट करने के बाद जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें देख लो कि रिपीटेटिव DNA कितनी बार रिपीट हुआ है, 50 बार कि 100 बार। क्राइम सीन पे जो था उसमें कितनी बार रिपीट हुआ था, 50 बार। और एक में कितने बार हो रहा था, 50 बार, दूसरे में हो रहा था 100 बार। तो जिसमें 50 बार होगा वही क्रिमिनल होगा और यही होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो चलिए NCERT के अकॉर्डिंग अब सीखते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग NCERT हमें क्या सिखाती है। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called repetitive DNA। मतलब क्या है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही DNA सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और उस सीक्वेंस को हम रिपीटेटिव DNA कह रहे होते हैं कि ये DNA कितनी बार रिपीट हुआ है। और ये सिंपल सी लाइन ही नीट 2021 में आई थी। तो अगर आपको बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको ईजिली कर सकते थे। और स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA इज रिपीटेड मेनी टाइप।
मेनी टाइम्स। आपको बताया ना कि ATGC सीक्वेंस ही मान लो है, एक एग्जांपल है, तो वो कई बार रिपीट हो रहा होगा। अब उसका रिपीटेशन हर इंसान के अंदर अलग अलग होगा। जैसे हमारे हाथ के पैर में अगर ATGC 50 बार रिपीट कर रहा है तो हमारे पैर के अंदर जो सेल है उसमें भी 50 बार ही रिपीट करेगा। मतलब मेरे अंदर रिपीटेशन सेम होगा लेकिन दूसरे के अंदर रिपीटेशन अलग अलग होगा। सबके अंदर रिपीटेशन अलग अलग होता है। These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during density gradient centrifugation। मतलब क्या है कि जब DNA को कट करते हैं और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो इसको हम बल्क से मतलब ज़्यादा बड़े बड़े DNA से सेपरेट कर लेते हैं, ये ऊपर आ जाता है। द बल्क DNA फॉर्म अ मेजर पीक। जो बल्क DNA होता है वो मेजर पीक बनाता है, वो ज़्यादा होते हैं। एंड द अदर स्मॉल पीक आर रिफर्ड टू एज सैटेलाइट DNA। और जो दूसरे DNA होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, उनको हम सैटेलाइट DNA कहते हैं क्योंकि इनका ग्राफ सैटेलाइट लाइक होता है। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, अभी याद रख लेना, डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन का मतलब क्या है कि AT ज़्यादा है या फिर GC ज़्यादा है। लेंथ ऑफ सेगमेंट, कितना बड़ा सेगमेंट है। नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, कितनी बार रिपीट हो रही हैं। सैटेलाइट DNA इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज। और इसके बेसिस पे सैटेलाइट DNA को कई कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। जो रिपीटेटिव DNA का सीक्वेंस होता है जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं वो बेटा मिनी सैटेलाइट में मिलता है, ये आप याद कर लेंगे। जो रिपीटेटिव DNA का सीक्वेंस होता है कहाँ मिलता है, मिनी सैटेलाइट के अंदर। मतलब हमारे काम की कौन सी सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट नहीं है जिसको हम लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट DNA के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ही हैं और ये उनका ग्राफ सैटेलाइट लाइक आता है, इसलिए इनको हम सैटेलाइट कहते हैं, ना कि DNA सैटेलाइट बन गया है। These sequences normally do not code for any protein। कह रहा है कि ये जो सैटेलाइट DNA के सीक्वेंस हैं किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। अब इस लाइन को आप पढ़ रहे होते लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूं कि चूंकि ये नॉन कोडिंग DNA का पार्ट होता है, रिपीटेटिव DNA नॉन कोडिंग पार्ट में पाया जाता है, तो ये तो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होगा। बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब ये लाइन भी आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आती। ये कह रहा है कि लेकिन ह्यूमन जीनोम का ये लार्ज पोर्शन बनाता है। कितना लार्ज पोर्शन, 98% से ज़्यादा पोर्शन ह्यूमन जीनोम का कौन बनाता है, ये नॉन कोडिंग पार्ट। These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting। मतलब क्या है कि यही जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जेनेटिक लेवल पे अलगाव है। मतलब जेनेटिक लेवल पे हम जिसको कंपेयर करके बता पाए कि हाँ भैया तुम्हारा अलग है मेरा अलग है, तो इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, लोगों में अलग अलग पाया जाना। सिंस DNA फॉर्म एवरी टिश्यू सच एज, हाँ DNA कहाँ से पाया जा सकता है, जहां भी कोई सेल मिल जाए आपके बॉडी में, जहां भी सेल की संभावना है वहां DNA होगा, क्योंकि सेल होगी तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगी तो DNA होगा। कहाँ कहाँ मिल सकता है, ब्लड में, क्योंकि ब्लड में सेल होती है। हेयर फॉलिकल, हाँ वहाँ पे डेड सेल होती हैं, स्किन सेल है, बोन में सेल है, सलाइवा में सेल है और स्पर्म में सेल है, तो जहाँ भी सेल होगी वहाँ DNA पाया जा सकता है। फ्रॉम एन इंडिविजुअल शोज द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या है कि एक इंसान है तो उसके अंदर हर सेल सेम होगी, उसके अंदर DNA सेम होगा, तो उस DNA के अंदर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसका रिपीटेशंस भी सेम होगा। मतलब क्या है कि कोई अलगाव नहीं होगा, यानी जो पॉलीमॉर्फिज्म है क्या होगा, वो सेम डिग्री का होगा, यानी सेम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल। मतलब क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल होता है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है। और सिंपल सी बात है, चूंकि ये DNA के अंदर होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में DNA का ट्रांसफर होता है, तो DNA के अपने प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर होगा, और DNA की ही प्रॉपर्टी होती है पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसका भी ट्रांसफर तो होगा ही। पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो है नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, मेंशन नहीं किया बट नीट में आया हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म DNA के अंदर जो है वो बेसिस है किसका, जेनेटिक मैपिंग का, और इसके साथ साथ किसका, DNA फिंगरप्रिंटिंग का, दोनों का। और ये जब क्वेश्चन बेटा नीट में आया था तो बहुत सारे सो कॉल्ड एजुकेटर्स जो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े हैं इनको इस क्वेश्चन को गलत किए थे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वेरिएशन है जेनेटिक लेवल पर जो अराइज होता है म्यूटेशन की वजह से। मतलब म्यूटेशन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, थोड़े थोड़े म्यूटेशन से मिलके DNA में वेरिएशंस आते हैं और यही जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं।
तो पॉलीमॉर्फिज्म में ज़्यादा मत घुसो, बस इतना इतना याद रखो कि पॉलीमॉर्फिज्म अलगाव है दो लोगों के डीएनए में, मतलब दो लोगों का डीएनए डिफर है, अलग है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि डीएनए की अपनी प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे दो लोगों का डीएनए अलग अलग होता है। बस इतना सा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में इन डिटेल इतना बच जाओ, क्योंकि इससे फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाना और कठिन होता जाएगा। तो इस लाइन को छोड़ दो। DNA polymorphism, if more than one variant allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.1%, तभी polymorphism होता है और ये इनहेरिटेबल म्यूटेशन को शो करता है। कुल मिला जुला के ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझा रहे हैं कि क्या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जेनेटिक लेवल पे कैसे अलील्स वेरी करते हैं। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, तो इसको स्किप करते हैं। इसके बिना भी आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, आप बस ये समझ रहे हो कि क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। Such variations to be observed in non-coding DNA sequence। देखो यही बात जो मैं आपको पहले बताया कि जो ये पॉलीमॉर्फिज्म देखते हो, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस देखते हो, जो 0.1% का डिफरेंस देखते हो, ये डिफरेंस आपको कहाँ दिखाई देता है? नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में। एज म्यूटेशंस इन दिस सीक्वेंस नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट। और अगर इस सीक्वेंस में कोई म्यूटेशन हो जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस कैसे होते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, कोई एमआरएनए कोई प्रोटीन नहीं बना रहे होते हैं, तो इनके वजह से आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इनके अंदर कोई म्यूटेशन होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाई एलेक जेफरी। अब ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन बनाया था? एलेक जेफरी साहब ने। He used a satellite DNA as a probe that show very high degree of polymorphism। इन्होंने किसको यूज किया था? सैटेलाइट डीएनए को। और सैटेलाइट डीएनए में भी किस सैटेलाइट को? मिनी सैटेलाइट या फिर माइक्रो सैटेलाइट? हमेशा याद रखेंगे, नीट में आ चुका है, मिनी सैटेलाइट को यूज किया था। और किसके जैसे? प्रोब के जैसे। अब ये लाइन समझ में नहीं आती है बच्चों को, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये प्रोब क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। सैटेलाइट डीएनए का प्रोब हम बनाते हैं आर्टिफिशियली, और इसका यूज कैसे करते हैं। It was called as variable number of tandem repeats, VNTR। मतलब क्या है कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उनके नंबर कितने हैं, इंडिविजुअल्स में जो वेरी कर रहे होंगे, वेरिएबल हैं, ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इसके बाद इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग। इसमें कौन सी ब्लॉटिंग की जाती है? सदर्न ब्लॉटिंग। इसको भी देख रहे होंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव VNTR एज ए प्रोब। ये रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब क्या है, इसको मैं अभी समझा रहा हूं जब हम इन मेथड्स को देख रहे होंगे। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को करना है तो क्या करना है? जैसे मान लो क्राइम सीन पे तुम्हें कोई डीएनए मिल गया, उसको मेरे डीएनए से कंपेयर करना है कि मेरा डीएनए है कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरे बॉडी से एक सेल निकालोगे, कोई सी भी सेल ले लो, और उस सेल में से डीएनए का आइसोलेशन करोगे। अब आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करते हैं, इसको हम बायोटेक में सिखाते हैं, तो आगे आने वाले चैप्टर बायोटेक में इसको हम देख रहे होंगे। बट अभी के लिए समझ जाओ कि एक सेल के अंदर से डीएनए को बाहर निकाल लिया है। अब क्या करते हैं? डीएनए को बाहर निकालने के बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये वही आरई एंजाइम है जो डीएनए को टुकड़ों टुकड़ों में काट देती है, तोड़ देती है। तो डीएनए निकाला, इतना बड़ा था, कितना बड़ा? 2.2 मीटर। अब इसको इसके ऊपर जैसे ही आरई डाला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, ये टुकड़े टुकड़े हो गया। टुकड़े टुकड़े हो गया तो हमारे काम के कौन टुकड़े होते हैं? छोटे वाले, जो मिनी सैटेलाइट में आते हैं, जो डेंसिटी ग्रेडियंट में ऊपर आते हैं, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये भी हम बायोटेक में देखते हैं। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इसमें यहाँ वेल बनाए होते हैं, कुएं। इसमें डीएनए को हम लोड कर देते हैं, डीएनए के टुकड़े को। जो बड़ा टुकड़ा होता है वो तो पास रह जाता है, लेकिन जो छोटे टुकड़े रहते हैं वो दूर तक आ जाते हैं। इसमें भी जो बड़ा टुकड़ा रहेगा वो पास तक रहेगा, और जो छोटे टुकड़े होंगे वो दूर तक आएंगे। हमारे काम के कौन है? ये छोटे टुकड़े, क्योंकि रिपीटेटिव सीक्वेंस किन टुकड़ों में मिलना है? इन्हीं छोटे वाले टुकड़ों में ही रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा कि 50 बार रिपीट कर रहा है कि 100 बार रिपीट कर रहा है, किसमें देख पाएंगे? इन छोटे टुकड़ों में ही। इसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसफरिंग या फिर ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। लेकिन इससे पहले इनके बीच में एक स्टेप मिसिंग है, यानी 3 और 4 के बीच में एक और स्टेप होता है, नहीं तो ये फिर 5th स्टेप नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी उसको स्किप करती है, लेकिन मैं आपको बताता एक्चुअल में क्या करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के बाद अल्कलाइन मीडियम डालते हैं। अब ये अल्कलाइन मीडियम क्या करता है? हम जानते हैं जो हमारा डीएनए इतना बड़ा था, ये कैसा रहा होगा? डबल स्टैंडर्ड रहा होगा। तो जब इसके ऊपर आरई डाले होंगे
तो ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया होगा, टुकड़ों में बट गया होगा, तो इसके टुकड़े भी तो डबल स्टैंडर्ड ही रहेंगे। हमें क्या करना होता है कि इन टुकड़ों को जो डबल स्टैंडर्ड हैं उन दोनों स्टैंड्स को अलग अलग करना होता है। तो इन दोनों स्टैंड्स को अलग अलग करने के लिए इसके ऊपर एक सोल्यूशन डालते हैं जिसको अल्कलाइन मीडियम कहते हैं, और उससे ये डीएनए के दोनों स्टैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। अब ये दोनों स्टैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो वो किसके ऊपर डालते हैं? इसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले मीडियम के ऊपर। और जैसे ही ये अल्कलाइन मीडियम डालते हैं ये डीएनए के दोनों स्टैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ऐसा सीट लेके आते हैं जो नाइट्रोसेलुलोज की होती है या फिर नायलॉन की होती है, और ये सीट इसके ऊपर जस्ट चिपका देते हैं। चिपकाने से क्या होता है, ये जो डीएनए होते हैं ना, ये डीएनए उस सीट के ऊपर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद स्टेबल हो जाते हैं अपने पोजीशन से, फिर वो हिलते नहीं हैं। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, अच्छा इस स्टेप को हम ब्लॉटिंग कहते हैं, जिसमें इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के ऊपर नायलॉन की सीट लेके आया, चिपकाया, जिससे उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम से जो डीएनए के फ्रेगमेंट जो सेपरेट हो चुके हैं उस पे आके चिपक जाते हैं। अब अगला मेथड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स का प्रोब लेके आते हैं। मतलब क्या है कि हमें पता है कि रिपीटेशंस किन वर्ड्स का होना है या किन न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशन होना है। जैसे मान लो हमें ये पता है कि ATGC का रिपीटेशन होना है, हमें क्या नहीं पता है कि ये रिपीटेशन कितनी बार है, लेकिन हमें ये पता है कि किसका रिपीटेशन होना है। तो ATGC का रिपीटेशन होना है कितनी बार मुझे नहीं पता, तो वो रिपीटेशंस किसके अंदर है, इनके अंदर है। तो ATGC वाले रेडियो एक्टिव डीएनए हम क्या करते हैं कि लाके इसी नायलॉन शीट के ऊपर ये छोटे छोटे डीएनए आ गए हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड हो गए, अलग अलग है। अब क्या करते हैं कि ATGC वाले रेडियो एक्टिव प्रोब इस सीट के ऊपर डालते हैं, तो वो क्या करेगा, ATGC से ही जाके बाइंड करेगा, अपने रिस्पेक्टिव ATGC के कंप्लीमेंट्री से जाके ये बाइंड कर गया। अब बाइंड करेगा तो हम नॉर्मल डीएनए को तो देख नहीं सकते थे, लेकिन जो हम प्रोब डाले हैं, ये प्रोब कैसा डाले हैं, रेडियो एक्टिव, ये क्या इमिट कर रहा होगा, रेडियो एक्टिविटी, और इससे हम फिर एक्सरे फिल्म इसके ऊपर रख के हम देख पाते हैं कि कितने ATGC हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर 50 दिखाई देते हैं तो ये क्राइम सीन पे था, और 50 से ज़्यादा 100 दिखाई देते हैं तो क्राइम सीन पे नहीं था। और इस तरीके से हम रिपीटेटिव सीक्वेंस को काउंट करके बता पाते हैं कि क्राइम सीन पे जो डीएनए है वो इससे सिमिलर है कि डिसिमिलर है। तो किसको हम देख रहे होते हैं एक्चुअली में, रिपीटेटिव सीक्वेंस को। अब रिपीटेटिव सीक्वेंस डायरेक्ट दिख नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका डबल बॉन्डिंग करा देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देते हैं, किससे, VNTR प्रोब से। और इसको कैसा लेते हैं, रेडियो एक्टिव, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी इमिट हो और उसको हम देख पाए। तो इसके बाद क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। हाइब्रिडाइज्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो पुराना है लेकिन एक हम नया लेके आए हैं जो रेडियो एक्टिव था, तो दोनों मिलकर कैसे हो गए, हाइब्रिड हो गए। और डीएनए के फ्रेगमेंट को हम किससे देखते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से। मतलब क्या है कि इसके ऊपर ब्लैक कलर की एक्सरे फिल्म रख दी जाती है। जब ब्लैक कलर की एक्सरे फिल्म रखते हो तो जो प्रोब रेडियो एक्टिव होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी इमिट करते हैं, और ब्लैक कलर के रेडियो एक्टिव जो एक्सरे फिल्म है वहाँ पे व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। अब ये व्हाइट स्पॉट कितने हैं उसको काउंट करके हम बता पाते हैं कि डीएनए सेम था कि डिफरेंट था। द VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रिफर्स टू एज मिनी सैटेलाइट। ये बात मैं आपको पहले कई बार से बता रहा कि जो VNTR हम कंपेयर करते हैं, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस हम कंपेयर करते हैं, वो किस में मिलता है, मिनी सैटेलाइट में। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. इनके कॉपी नंबर कई सारे हो सकते हैं। The copy number varies from chromosome to chromosome in an individual। मतलब क्या है कि हमारे अंदर, ठीक है, वो कॉपी नंबर 50 है, लेकिन क्रोमोसोम 1 में कहो वो 7 बार हो, क्रोमोसोम नंबर 2 में 10 बार हो, क्रोमोसोम 3 में 3 बार ही हो, क्रोमोसोम 4 में 5 बार हो। ये 50 सभी क्रोमोसोम में अलग अलग नंबर्स में बटे हुए रह सकते हैं। नंबर ऑफ रिपीट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये कितनी बार रिपीट करेगा ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मेरे में 50 बार, किसी में 70 बार, किसी में 100 बार, किसी में 200 बार। और इसकी साइज कितनी हो सकती है, मतलब कितने से कितना हो सकता है, 0.1 to 20 किलो बेस तक हो सकता है। मतलब क्या है, 0.1 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 से लेके 20,000 तक साइज वाले क्या हो सकते हैं, ये VNTR हो सकते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किए हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये सेपरेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, समझते हैं। ये डीएनए क्राइम सीन से मिला है, इसको हम C के पास लोड कर दिए। अब ये यहाँ पे अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया है, ये अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। अब क्या किया कि 2 लोगों पे हमें शक था, इंडिविजुअल A और B वाले पे।
दोनों के डीएनए निकाल लिए, ये इनके अपने क्रोमोसोम्स होंगे और इनको दूसरे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लोड कर दिया। अब इनके डीएनए भी आके अरेंज हो जाएंगे, इसके ऊपर ब्लॉटिंग करेंगे, साधारण ब्लॉटिंग करेंगे और फिर जैसे ही एक्सरे फिल्म रखेंगे तो जिसका जिसे सिमिलर मिल जाएगा वही क्रिमिनल होगा। तो इस क्राइम सीन वाले से कौन सिमिलर है? देखो ये बी वाला, इसके सामने ये आया, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इस वाले के सामने ये आया। मतलब किसका डीएनए सेम मिल रहा है? इस बी वाले का। यानी होना हो क्रिमिनल कौन है? बी वाला। और इसके अलावा रिपीटेशंस को समझते हैं। जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला है उसमें क्रोमोसोम 7 में कितनी बार रिपीटेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी कितनी बार रिपीटेशन है क्रोमोसोम 7 में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब क्या है कि सेम पर्सन में सेम रिपीटेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन ए वाले में कितनी बार रिपीटेशन है? 3 बार ही है। तो हम बता पाएंगे कि भैया जो क्रिमिनल है वो ए तो नहीं है, क्योंकि रिपीटेशंस किससे मैच कर रहे हैं? इंडिविजुअल बी से। और इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। एनसीईआरटी बेसिस इन डिटेल वीडियो है जिसमें आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की फील मिलेगी कि क्या होता है इन एक्चुअल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और आपको कमेंट तो करना ही चाहिए कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया। आपके रिव्यू से एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। अगले टॉपिक में हम बात कर रहे होंगे इवोल्यूशन की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।